ये सेलेक्टिव बात करते हैं। आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जो आज़ादी के 60 साल बाद तक जिन्होंने अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, वो हमें तिरंगे के ऊपर ज्ञान देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मगर देखिए, आप समझ लीजिएगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि कौन लोग सच बात में राष्ट्र प्रेमी है। देखिए, नगर निगम चुनावों की घोषणा के बाद में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, जहां भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठकें कर रही है। वहीं जयपुर जिले के अध्यक्ष सुनील शर्मा जो है लगातार लोगों से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव दोनों ही पार्टी के लिए अब अपनी प्रतिष्ठा का दांव लग गया है। अच्छा सुनील जी, सबसे पहला सवाल ये है कि निगम चुनाव की घोषणा हो गई है, लॉटरी निकल चुकी है, मेयर का भी सब कुछ फैसला पार्टी के अंदर में, जैसा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि जो जिस वार्ड का होगा हम उससे ही प्रायोरिटी पे रखेंगे। देखिए, बात एक है कि हमने कुछ पॉलिसीज हम लोग बना रहे हैं, और वो पॉलिसी जो है वो मेजरली ये है कि पार्टी जो टिकट देते हो कुछ चीज़ों को पैरामीटर्स पे ख्याल रख रही है। एक, जो जिस वार्ड का है उसे ही वहाँ पे चुनाव लड़वाया जाए। दूसरी बात है कि रिजर्वेशन के भी जो है कैटेगरीज, हम उसमें भी कोशिश करेंगे कि यूजुअली जो भी कैटेगराइजेशन है वो उस कैटेगराइजेशन का भी ख्याल रखें। और दूसरी बात है कि विनेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहीं कहीं एक्सेप्शन किया जा सकता है विनेबिलिटी को देखकर, मगर मेजरली डिसीजन ये है कि उदयपुर जो कन्वेंशन था हमारा, कि 50% जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हमारे, वो यूथ हों जो कि फ्यूचर लीडरशिप को कैरी कर सकें, प्लस जीतने वाले लोग हैं वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध हों, और ऐसे लोग हों जिनके अंदर जयपुर के लिए सेवा का भावना हो, और जो दिल से बिना पैसों के लालच के, क्योंकि जयपुर की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो रही है कि पैसों के लालच में लोगों ने जयपुर को बर्बाद कर दिया। बीजेपी की जो विजनलेस लीडरशिप थी और भ्रष्ट जो अफसरशाही थी, उसके कारण जयपुर आज बदहाल हो गया है कि हर चीज़ का टैक्स लिया जा रहा होता है। आपसे कचरा कर भी आप कह रहे हैं, जबकि बिजली के बिल में ऑलरेडी आपसे कर लिया जा रहा है, यूडी टैक्स लिया जा रहा है, फिर भी चीज़ें सीवर सड़ रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों की बाद में पुनरावृत्ति नहीं हो जाए, इसलिए कांग्रेस के मन के अंदर एक बात है कि पार्टी कल उन्हीं को टिकट देगी जिनके अंदर सेवा की भावना होगी, और जो दिल से प्रतिबद्ध होंगे कि हमें गांधी और नेहरू का उस दर्शन को मानते हुए हम जयपुर की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं। तो इस ढंग के लोगों को, बहुत बेहतरीन लोगों को पार्टी टिकट देने जा रही है। अच्छा सुनील जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चक्कर में पहले तो चुनाव को टालते गए, अब क्योंकि पंचायत चुनाव को 1 महीने के लिए वापस आगे सरका दिया गया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के तहत देखा जाए तो जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है, SC ST को आरक्षण दिया गया है, उसमें कैसे कांग्रेस अपने आप को सेट करती है, क्योंकि आरक्षण, क्योंकि टिकट मांगने वाले तो ज़्यादा हैं, तो कैसे एडजस्ट करेगी इन 150 वार्डों के अंदर में, जाति का समीकरण कैसे बैठाएं? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पहली बात तो इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि बीजेपी जो है उसका न तो नियम में विश्वास है, न कोई कानून में विश्वास है, न कॉन्स्टिट्यूशन विश्वास है। ये बहुत ही आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो आपके दर्शकों को पता भी होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में जो ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन वो 27% का है। मगर ये इन लोगों ने एक नकली सी एक फालसी ऑफिस के अंदर बैठ के ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट इन्होंने बना ली, और जयपुर में तो आप ये देखिए ना, जयपुर में 30 सीटों को इन्होंने ओबीसी के लिए रिजर्व किया है, जो कि कुल जो होनी चाहिए कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो 11 होनी चाहिए, 11 और बढ़नी चाहिए थी इसके अंदर, यानी 41 होनी चाहिए थी। मगर देखिए, हम लगातार एक बात कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो रिजर्वेशन को सबवर्ट करना चाहती है, रिजर्वेशन को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, क्योंकि सामाजिक न्याय का वो जो फलसफा था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टेबल किया था, उसमें का कोई यकीन नहीं है। तो आप इसको समझ लीजिएगा कि ये रिजर्वेशन को सबवर्ट करें, धीरे धीरे उसकी हवा निकाल रहे हैं। जैसे नरेगा के साथ जो किया वो अभी इसके रिजर्वेशन के साथ कर रहे हैं। मगर कांग्रेस जो पार्टी है वो 3600 जात की पार्टी है। कांग्रेस जो है जब टिकट देती है तो वो केवल विनेबिलिटी, सेवा की भावना, और कांग्रेस की वो जो जोड़ने वाली जो फिलॉसफी है उसमें यकीन करने वाले हर वर्ग को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। ब्राह्मणों को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, बनियों को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, राजपूतों को भी देंगे, दलितों को भी देंगे, अल्पसंख्यकों को भी देंगे। हमारा जो गुलदस्ता है उसमें हर रंग के फूल है, और उसके अंदर केवल ऐसा नहीं कि केसरिया फूल ही होगा, हमारे पास हर रंग के फूल है। और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खुसूसियत है, खूबी है कि इसके अंदर हम हर
36 जात, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर भाषा को रिप्रेजेंटेशन दे और जयपुर एक बहुत ही शानदार ढंग के कैंडिडेट्स का चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गुर्जर समाज की अगर बात की जाए, कुमावत और रावणा राजपूत ने लगातार जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लेटे, लेकिन अब इन्होंने विरोध चालू कर दिया ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद में। तो क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो इन समाजों का जो वोट बैंक है वो छिटक के कहीं कांग्रेस की तरफ तो आने के लिए तैयार नहीं है? कारण क्योंकि विरोध तो जता ही रहे सरकार से। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि बीजेपी से इस वक्त सब लोग नाराज हैं। क्या रावणा राजपूत, क्या गुजर, क्या कुमावत, क्या सैनी, क्योंकि सबको पता है कि इतना उन्होंने भर भर के वोट दिया बीजेपी को और उसके बाद नतीजा क्या निकला कि बीजेपी खुद डंडा लेके आरक्षण के पीछे पड़ गई। तो ये आपको मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सारे जितने भी वर्ग हैं, जितने भी क्लासेज हैं, जितनी भी जातियाँ हैं और विशेषकर बीजेपी का जो परंपरागत वोट है वो बीजेपी सबसे ज़्यादा नाराज है। आपने यूजीसी के मामले को भी देखा कि यूजीसी रोल बैक का जो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है, उसके पीछे जिन लोगों ने बीजेपी को बनाया, जिन लोगों ने बीजेपी को 2 सीट से 300 सीट तक पहुंचाया, आज बीजेपी उन्हीं के हितों पे कैसे कुठाराघात कर रही है और स्पेशली कोई डिमांड भी नहीं थी। तो उसके पीछे रीजन साफ सी बात है, बीजेपी केवल जात से जात को लड़ा देना चाहती है। अब उनको लगता है कि धर्म से लड़ाने की जिनको पॉलिसी थी उस पर वोट नहीं मिलेगा, तो अब वो नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, अब जात से जात को लड़ाएंगे। मगर मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका बहुत प्राण से प्रतिरोध करेगी। अच्छा सुनील जी, मेरा एक सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि कल भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की टीम आई जिसमें 7 लोग थे, उसमें एक पुराने कांग्रेस के भी नेता थे रोहन गुप्ता, वो भी आए थे। क्या लगता है कि जो राज्य इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, जो नेतृत्व है, उस पर केंद्र को भरोसा नहीं है, इसलिए केंद्रीय समिति की निकाय चुनाव के लिए भेजी है? आप कैसी बात कर रहे हैं? पर्ची सरकार है, इस सरकार का कोई वजूद ही नहीं है। ये अगर सच बात पूछा जाए तो कई बार आप कहते हैं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, कोई आदमी कहता है अंडमान केंद्र शासित प्रदेश है। सच बात तो है कि राजस्थान सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इस देश का 8 करोड़ लोगों का पहला सूबा है हिंदुस्तान का जो केंद्र शासित है। राज्य की सरकार के पास कोई स्वायत्ता नहीं है, कोई ऑटोनोमी नहीं है। मुख्यमंत्री केवल एक सिंबॉलिक है, केवल ठीक है एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मुख्यमंत्री होना चाहिए इसलिए मुख्यमंत्री है। मगर सच बात तो ये कि ये सरकार दिल्ली से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो क्लिच है वही चला रही है। उसमें पहले डोभाल भी थे जो पहले चीफ सेक्रेटरी को कंट्रोल करते थे। आप पक्का मान लीजिएगा इस सरकार के पास कोई स्वायत्ता नहीं है, छोटे छोटे फैसलों में ही स्वायत्ता नहीं है। चीफ सेक्रेटरी कौन लगेगा ये भी दिल्ली से तय होता है, गृह सचिव कौन बनेगा ये भी दिल्ली से तय होता है। इस सरकार के पास कोई ऑथोरिटी नहीं है, ऑथोरिटी लेस सरकार है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जब आपके पास जो डे बाई डे के अफेयर्स के अंदर ही आपके पास कोई ऑथोरिटी नहीं थी, तो ये तो इलेक्शन है। इलेक्शन के में आप पक्का मान लीजिएगा इनके कहने से, मुख्यमंत्री के कहने से भी कॉरपोरेशन का एक भी टिकट नहीं मिलेगा, दिल्ली से तय होगा। सब चीज़ें दिल्ली से तय होंगी, वही फैसला करेंगे और उसके इनको केवल शिरोधारी करने के अलावा कोई विकल्प इनके पास नहीं है। अच्छा सुनील जी, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हैं और ये मेरा इसलिए बोलना ज़रूरी है कि पहले अर्बन नक्सल था, अब अचानक दिमागी नक्सल, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि दिमागी नक्सल एक नया शब्द है युवाओं के लिए। बार बार भारतीय जनता पार्टी, उनके सांसद लगातार जो बयान दे रहे हैं, कोई गटर का कीड़ा बोल रहा है, और अब जयपुर के अंदर में भी आसपास के इलाकों बच्चे जो है, जो अल्फा जैन जी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो कैसे आप समझिए, यानी पार्टी चाहती क्या है? क्या लोगों की मानसिकता के साथ खेल रही है, उनके दिमाग में एक तरह से ताला लगाना चाह रही है? देखिए, आप अच्छे से समझ लीजिए, फासिस्ट स्टेट है और जब भी कोई फासिस्ट स्टेट होती है, फासिस्ट स्टेट की कैरेक्टर होती है कि जब आप उस सरकार का जब विरोध करने लगते हैं तो आप कहते हैं देश का विरोध कर रहे हैं, आप उनको देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हैं। तो हर फासिस्ट स्टेट का यही मॉडस ऑपरेंड है, यही तरीका है। अब मुसोलिनी की भी आप सरकार को आप देखेंगे तो इटली की मुसोलिनी की सरकार यही कर रही थी कि जो मुसोलिनी का विरोध कर रहा था उसको कह देते हैं आप इटली का विरोध कर रहे हैं। जो नाजी सरकार में भी यही हुआ कि जो अगर हिटलर की और उसकी सरकार को अगर कोई विरोध कर रहा है तो उस जमाने में क्या करते थे गोएबल्स, उनके जो डिफेंस और उनके जो प्रोपेगेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने यही तो कहा था कि उन सबको उन्होंने विदेशी शक्तियों से प्रभावित व्यक्ति बता दिया था, उनको ये बता दिया था आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं। तो गद्दार बताने की जो प्रवृत्ति है वो हर फासिस्ट स्टेट की होती है। याद रखना मगर ये कि सरकार और राष्ट्र के अंदर एक अंतर होता है। सरकार का विरोध करना हर भारत के इंसान का अपना एक डेमोक्रेटिक राइट है और हम उनको वो भले हमें नक्सल बोले, हमें देशद्रोही बोले, हमें आतंकवादी बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश के लोग जानते हैं कि जब 2 करोड़ रोजगार की बात हम पूछ रहे हैं कि आपने कहा था हर साल 2 करोड़ देंगे, हम कह रहे हैं 12 साल में 2 करोड़ रोजगार दिए, वो बता दीजिए। अब इसके लिए आप हमें गद्दार बता रहे हो तो हमें तमगा स्वीकार करने के लिए तैयार है, हम अर्बन नक्सल कहलाने को भी तैयार है। अगर आप मंदिर की बात करते थे, मंदिर का आप चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, हम उस पर प्रश्न
प्रश्न उठा रहे हैं, आप हमें अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, हमें दिमागी नक्सल बोल रहे हैं, विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के इस धमकी को स्वीकार करने को तैयार हैं। अगर आपने कहा स्मार्ट सिटी की बात की थी, कौन सी स्मार्ट सिटी कहाँ बन गई? अगर ये बात पूछते हैं और हमें कहा जाता आप अर्बन नक्सल हैं, हम इसको सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हैं। आपने किसानों की बात की थी, आय दुगनी कर देंगे। आज किसान की दुर्दशा के अंदर गुजर रहा है। जब किसान की आवाज़ उठाई जाती है, अन्नदाता की आवाज़ उठाई जाती है, अगर हमें आतंकवादी अगर बताया जाता है, तो मैं आपको बिल्कुल विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, हम ये तमगा भी स्वीकार करने को तैयार है। क्योंकि बापू ने हमें एक बात कही थी, गांधी ने एक बात कही थी कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा इंसान है, अगर उसके लिए हमारे मन में संवेदना नहीं है, उसके लिए उसकी थाली के अंदर अगर हम इंश्योर नहीं कर रहे कि उसके अंदर वो सब चीज़ें हों जो किसी भी एक समृद्ध व्यक्ति के पास होती है, अगर हम ये नहीं करें तो हम कांग्रेस के लोग नहीं हैं। तो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा इंसान, गरीब के लिए आवाज़ उठाना, किसान के लिए आवाज़ उठाना, मजदूर के लिए आवाज़ उठाना, बच्चों के भविष्य के लिए आवाज़ उठाना, उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए आवाज़ उठाना अगर अर्बन नक्सल है, दिमागी नक्सल है, तो एज ए कांग्रेसमैन, एक गांधी का योद्धा होने के नाते, नेहरू का योद्धा होने के नाते, मैं विनम्रतापूर्वक इस बात को स्वीकार करने को तैयार हूँ। अच्छा सुनील जी, अब एक सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी कुछ भी ऐसा बयान दे देते हैं जिसके खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। लाल किले की प्राचीर दीवार से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, लेकिन तिरंगे को बहुत उल्टा तरीके से उन्होंने लगाया। कैसे देखते हैं आप कि उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा कांग्रेस दर्ज करेगी? क्योंकि तिरंगे का अपमान है, वो तो उसको चाहे वो जस्टिफाई कर रहे हैं वो। देखिए, बात अच्छी सुन लीजिए, जयपुर में जो हुआ, ये जिस राष्ट्रगीत की बात करते, राष्ट्रगीत की गौरव गाथा की बात कर रहे थे, उसकी जगह ये एक सिनेमा का या एक वंदे मातरम का भी अमित शाह उदयपुर बोल रहे हैं। मैं आपको भी वही मैं आप कह रहा हूँ कि जब जयपुर के अंदर यही मूर्खता ये करते हैं कि ये एक फिल्मी गाना चलाते हैं वंदे मातरम के लिए, तब तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। देखिए, इनकी जो पूरी भावनाएं हैं वो सेलेक्टिव भावनाएं हैं, इनकी भावनाएं सेलेक्टिव भावनाएं हैं और इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। तो जिनकी सेलेक्टिव जो राष्ट्रीय प्रेम की भावना हो, उनके बारे में क्या बात करना। और फिर आप ये भी बताइएगा कि अगर आप कांग्रेस और अगर भारतीय राष्ट्रीय झंडे की अगर आप इतिहास की बात करेंगे, तो जो हमारा इतिहास है वही भारतीय राष्ट्रीय झंडे का इतिहास है। आप भीकाजी मैडम कामा की बात आप करें या मिस्टर पिंगले की बात करें, जिन्होंने भारत का झंडा पैदा किया और उसको अंगीकार करने की बात करें, उसकी उन 24 स्पोक्स वाला वो चक्र की बात करें जो हमने धर्म प्रवर्तन चक्र से लिया है, या उसके नीचे जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो हम कठोपनिषद से लेते हैं, ये सब चीज़ें कांग्रेस की देन है। तो और कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद ये एक ही सिक्के का दो पहलू है, मगर हमारा राष्ट्रवाद है जोड़ने का। हम सबको जोड़ें, सबको गले लगाएं, 140 करोड़ के इस कुनबे को गले लगाएं। और ये सेलेक्टिव बात करते हैं। आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जो लोगों की जो पितृ संस्था है, जो आज़ादी के 60 साल बाद तक जिन्होंने अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, वो हमें तिरंगे के ऊपर ज्ञान देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मगर देखिए, आप समझ लीजिएगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि कौन लोग सच बात में राष्ट्र प्रेमी हैं, कौन लोग देशभक्त हैं और कौन केवल एक नकली, एक फॉल्स थ्रेड दिखाकर वोटों का लहलहाता थैला के लावणी करते हैं। इन लोगों का किसी ढंग से कोई भी देश से रिलेशन नहीं है। ये वोटों के सौदागर हैं। राम मंदिर बनाते बनाते राज मंदिर बना दिया इन्होंने, और राज मंदिर का भी जो चंदा है उस चढ़ावे को चोरी करके ले गए। इनकी कोई न चाल अच्छी है, न चरित्र अच्छा, न चेहरा अच्छा है। और अब तो ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस ढंग के लोग हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल सुनील जी ये है कि कल जिस प्रकार से मदन दिलावर शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी किया सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी हुआ कि स्कूल की जो जर्जर व्यवस्था है उनमें अब, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा था, उन पे अब पॉस्को और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा गया है। क्या लगता है सरकार अब दमनकारी नीति पे बिल्कुल उतर ही चुकी है? देखिए समझ लीजिएगा, राजा नंगा है इसलिए कोई आंख नहीं खोलेगा, और आंख खोलेगा तो आपके ऊपर अनैतिकता का मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। राजा नंगा कौन सा है? देखिए अच्छे नहीं, ऑब्वियसली जो स्टेट है वो अपनी नॉन परफॉर्मेंस को छुपाना चाहते हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे। देखिए, ये केंद्र सरकार भी ऐसी, राज्य सरकार भी ऐसी, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आलोचना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कपड़ा मैं नहीं पहनूंगा और आंखें आपकी खुली न रखने दूंगा। ये आप ये सोचिए ना कि मैं कपड़े नहीं पहनना चाहता, मैं पब्लिक के लिए कोई परफॉर्म नहीं करना चाहता, और जब कोई मेरे परफॉर्मेंस पे प्रश्न उठा ले, भले वो छोटा बच्चा ही उठा ले, बच्चों के आप मोबाइल का कैमरा ले जाने से आप कितना क्यों भयभीत हो रहे हैं? देखिए मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, माफ़ी चाहता हूँ कि उनमें कहा है कि
टीचर और बच्चों की निजता पे हनन होगा, बच्चों पे कई बार शोषण होते हैं, उसको देखते हुए हमने इस प्रकार, अगर आपको एंट्री लेनी तो परमिशन लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल से। इसका मतलब बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं है, इसीलिए इस तरह का हवाला दिया गया है। आपको पता है सरकारी स्कूलों की क्या दशा है? पर डे 23 स्कूल बंद हो रहे हैं पूरे देश भर में। क्यों बंद हो रहे हैं? क्योंकि इनका ध्यान नहीं है। ये सच बात तो ये है कि शिक्षा को भी, कांग्रेस का काम था शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, शिक्षा को हर इंसान तक पहुंचाना। आरटीआई जैसी जो चीज़ें हम लेके आए, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ये कांग्रेस लेके आई कि जैसे हर व्यक्ति के, हर झोपड़ी में, हर गांव के अंदर, हर ढाणी के अंदर एजुकेशन को परकोलेट कर दें, हम हर इंसान को पढ़ा दें। मगर याद रखिएगा, जब इंसान पढ़ जाता है तो फिर प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्नों से ही डरते हैं, ये कैमरे से डरते हैं, ये बच्चे से डरते हैं, ये युवाओं से डरते हैं, ये छात्रों से डरते हैं, ये सबसे डरे हुए लोग हैं। और डर क्यों रहे हैं आप कीजिए ना, आप स्कूलों को बिल्कुल आप ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दीजिएगा कि लोग आपकी वाहवाही करें। मैं विश करता हूं, मैं बीजेपी के लिए विश करता हूं, बनाइए ना आप। मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो गंदा स्कूल बना रखेंगे। स्कूल की स्थितियां ऐसी हैं, आपको याद है झालावाड़ के अंदर छत गिर के बच्चा मर गया। अगर किसी, मैं आपसे छोटी बात पूछ रहा हूँ, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर ऐसी एक घटना हो गई थी, उसके चेयरमैन को भी आप बंद कर रहे हैं। आप पूरे स्कूल को आप बंद करने के कागार पे लग रहे हैं। आपने उसकी मान्यताएं रद्द कर दी। आपने उसके अंदर क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया? अगर ये एक जो सेलेक्टिव जो मोरालिटी है ना, वो एक प्रॉब्लम है कि जब एक सरकारी स्कूल की पट्टी गिरती है, बच्चा मरता है, तब तो सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती। आप क्यों नहीं किया आपने मदन दिलावर को तब गिरफ्तार? कौन अकाउंटेबल? वो गरीब का बच्चा जब मरता है तो, मगर आपको पता है कि वो गरीब का बच्चा है, उसके लिए कौन वॉइस क्रिएट करेगा? हाँ, मगर किसी पब्लिक स्कूल में हो जाए, ओहो, पूरी सरकार उसके पीछे पड़ गई। क्यों पड़ गई पीछे? वहाँ अमीरों के बच्चे हैं, वो गरीब का बच्चा था। सेलेक्टिव मोरालिटी, वो प्राइवेट था, वो सरकारी है, नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैम। तो आप समझ लीजिएगा, इनका जन कल्याण से, वेलफेयर से, जो एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फलाई रियासत का जो तस्वुर है, वेलफेयर गवर्नमेंट का जो तस्वुर है, कल्याणकारी सरकार का तस्वुर है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। दे आर सिंपली बिहाइंड गवर्नमेंट, दे आर सिंपली बिहाइंड पावर, दे आर सिंपली बिहाइंड मनी। करप्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, आकंठ डूबी हुई सरकार है। आपने पैसा दे दिया, योर वर्क इज लीगल, आपका काम लीगल है। आपने पैसा नहीं दिया, भले ही फिर आपने कितनी शुचिता से काम किया हुआ, यू आर इलीगल। सुनील जी, बिल्कुल एक लास्ट बहुत छोटा से सवाल, क्योंकि जयपुर नगर निगम के चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। क्या स्थानीय मुद्दे जयपुर के मुद्दे रहेंगे, या हम वापस वही राज्य और केंद्र के मुद्दों को देखेंगे? कि जयपुर के मुद्दे, जयपुर का 3000 करोड़ रुपए का बजट है लगभग स्मार्ट सिटी का, तो क्या लगता है कि इस बार निगम चुनाव के अंदर में जो जयपुर के लोग हैं वो अपने शहर को वापस उसी स्थिति में देखना चाहेंगे जैसा पहले किसी ज़माने में हुआ करता था, या वापस वही बदहाल स्थिति में होगा? क्या मुद्दे होंगे स्थानीय मुद्दे? मनोज भाई, मेरा परिवार 1727 में शहर के अंदर आ गया था, और वही वो दौर था जब सवाई जय सिंह ने एक बात कही थी कि जो इस शहर में आ जाए वो कभी जाए नहीं। ये बात उन्होंने विद्याधर को बोली थी कि ऐसा शहर बनाओ, ऐसी प्लानिंग करो कि जो एक बार आ जाए वो जाने की बात नहीं सोचे। जो आज तक लागू है। हाँ, नहीं, अब लागू नहीं है। आई एम सॉरी, अब लागू नहीं है। आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया। आपने उसकी स्काईलाइन, जो यूनेस्को हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपने वो खत्म करने के जा रहे हो। एक दौर के अंदर जब आप जयपुर शहर में घुसते थे, लगता था आप एक महल के अंदर आप जा रहे हैं, एक खूबसूरत महल में जा रहे हैं। आज क्या पोजीशन है? आज वो जो चौड़ी सड़कें जिन पे हम गर्व करते थे अपने बचपन के अंदर, आज वो सुकड़ के छोटी हो गई हैं। आवारा पशुओं का मीने से अतिक्रमण है। चांदी के चंद टुकड़ों के अंदर पूरी सरकार बिकी हुई है, उनके सारे पार्षद बिके हुए हैं। नाराजगी जताई है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा हमारा, ये छिनने वाला, ये 100% छिनने वाला है। आपका जो सिवरेज है वो सड़ रहा है, कचरा उठ नहीं रहा, कर पे आप कर लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको अभी ये बताया कि बिजली का बिल उठा के देखें आपके दर्शक, उसके अंदर नगरीय उपकर लिया जा रहा है। वो नगरीय उपकर आप किस चीज़ का ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं ना, आप कचरा उठाएंगे। फिर कचरों के स्टिकर किस बात के लगाए आपने? यानी आप आपकी अय्याशियों के लिए लोग पैसा खर्च करें, आपका केवल दरवाज़ा आपका चमकदार बने। जयपुर में क्या किया इन्होंने, आप ये देखिएगा, केवल उप मुख्यमंत्री के घर का जो मेन गेट है, क्या उसको पेंट का आप कर रहे हो? क्या ये डेवलपमेंट है? मतलब गरीब का तो घर जर्जर हो रहा है। गरीब अगर गरीब को हार्ट अटैक आ जाए इस शहर के अंदर, मेरे साथ डिप्टी मेयर खड़े हैं पुराने,
आप पूछिएगा, अगर इनकी बस्ती में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या इनके घर एम्बुलेंस पहुंच सकती है क्या? वो आप रास्ते में दम तोड़ देगा। आपको मैं सही कह रहा हूँ, जयपुर की हालत ऐसी है कि अगर एक संवेदनशील एक इंसान हो तो वो रोने लग जाएगा, उसको वो जार जार होकर आंसू रोएगा। मतलब किसी की आग लग जाए, एम्बुलेंस जा सकती है? पूछिएगा। ये बासबदनपुरा में रहते हैं, आप फाइंड आउट कीजिएगा कि क्या पोजीशन है, मिजरेबल सिचुएशन है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आज़ादी के बाद अधिकांश टाइम इन्हीं का तो बोर्ड रहा है। हमारे पास तो बस थोड़ी बहुत कभी अपॉर्चुनिटी मिली 1-2 साल की, उसमें कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं जयपुर की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ, सुशासन के लिए जयपुर से प्यार करने वालों को वोट करें। आप उनको वोट करें जो जयपुर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिल से शिद्दत के साथ सोच रखते हो। केवल हिंदू मुस्लिम के आधार के ऊपर आप इस शहर को बर्बाद कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे डेवलप नहीं हो रहा, शहर अतिक्रमण की समस्या आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, और नतीजा निकल रहा है वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन करें? आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया, आपने इसको डाउनटाउन बना दिया, आपने इसको बर्बाद कर दिया। और जब आपसे प्रश्न उठाया जाता है तो आप उस पलायन को भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर जोड़ के रख देते हैं। सच बात तो ये है कि आपने ऐसी परिस्थितियां जयपुर शहर की कर दी हैं, वॉल सिटी की, तो कि नोबडी वांट टू स्टे देयर। कोई भी स्टे नहीं करना चाहता है। जिसके पास भी पैसा हो वो पहली फुर्सत में बाहर निकलना चाहता है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? दोज पीपल हु आर ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर, जो लगातार स्टेयरिंग पे बैठे हैं, जो लगातार सरकारें चला रहे थे, वही लोग तो जिम्मेदार हैं। जो लगातार बोर्ड चला रहे थे। आज़ादी के बाद कांग्रेस का बोर्ड तो हार्डली एनी टाइम बना है। एक बार मेयर भी हमारा बना, बोर्ड बीजेपी का था। ये पहली अपॉर्चुनिटी है कि पूरा का पूरा शहर आप हमें दीजिएगा, हम पे भरोसा कीजिएगा। इन पे आप 52 से भरोसा कर रहे हैं, एक बार आप कांग्रेस पे भरोसा कीजिएगा। मैं आपके दर्शकों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस के मेरे साथी, मेरे सहयोगी दिल से आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार आप मौका दीजिएगा, बीजेपी को आप हटाइएगा, क्योंकि बीजेपी को आप इतनी बार आप देख चुके हैं। व्हाट दे हैव डन फॉर यू, इसके बेटर जज आप हैं। तो बिल्कुल देखिए, जयपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा, उन्होंने एक बहुत ही भावुक अपील की है कि जिनको जयपुर से अगर प्यार होगा तो अच्छा सुशासन चुनने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर युवाओं से लेकर शिक्षा मंत्री तक की बात की है, जहां मुख्यमंत्री की बात की और देश दुनिया की बात की। एक सवाल मेरा जो रह गया था, जिसके लिए मैं सोच के आया था, बहुत लंबा हमारा हो गया है, बहुत छोटा सुनील जी, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं। हल्द्वानी के अंदर में जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हुआ, जो गलती ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर में टीकाराम जूली के लिए की थी, वही गलती हल्द्वानी में हुई है और आप लोगों ने सत्याग्रह भी निकाला। कैसे देखते हैं? क्योंकि दलित वोट बैंक ये कहते हैं कि हमारा तो है ही नहीं, कि वोट देता ही नहीं हमें। तो क्या लगता है कि दलितों को और जो इनके नज़दीक थे उनको भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, या इनकी मानसिकता ही ऐसी है? बहुत छोटा। देखिए, मैं आपको छोटा नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा सा लंबा चलेगा। एक मैं वैदिक वाक्य आपको बोलूँगा, ईशावास्य उपनिषद है, आत्मोन एव पश्यति, और जिसको बाद में नीतिकारों ने कहा आत्मा सर्वभूतेषु सह पश्चिता पंडित है, कि पंडित वो है जो हर आत्मा के अंदर खुद की आत्मा देखने लग जाए। जब आपको उन आत्माओं के अंदर आपको दलित की आत्मा, ब्राह्मण की आत्मा, क्षत्रिय की आत्मा अलग अलग दिखती है, तो न तो आपका इस धर्म में विश्वास है, न आप सनातन की जो बात करते थे, जिसके लिए नरसिंह भगत ने एक बात बोला था कि वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पर आई जाने रहे। मगर सच बात तो है, ये पाखंडी लोग हैं, ये पता नहीं किस चीज़ को नाफिज करना चाहते हैं। अगर एक सम्मानित व्यक्ति खड़गे साहब, और आप सम्मानित खड़गे साहब की बातें क्यों करते हैं, एक आम दलित भी है, तो उसके डीएनए में मेरे डीएनए में क्या अंतर है? उसके खून और मेरे खून में क्या अंतर है? मेरे में उसमें बेसिक बुनियादी अंतर क्या है? मैं भी वैसे ही पैदा हुआ हूँ, नो मैंने माँ के पेट में जैसे वो पैदा हो क्या है। मगर जब दिमागों के अंदर फितूर होता है, जब दिमागों के अंदर ऊंच नीच की भावना होती है, जब दिमागों के अंदर जाति और धर्म आपके घुस जाते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, फिर आप 21वीं सदी के सभ्य राष्ट्र के नागरिक तो कम से कम आप नहीं हैं। मगर मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ मेरे भाई, ये जात को जात से लड़ाने वाले लोग हैं, धर्म को धर्म से लड़ाने वाले लोग हैं। न इनका हिंदू धर्म से रिलेशन है, न इनका सनातन से रिलेशन है। ये केवल और केवल येन केन प्रकारेण सत्ता में बैठे रहने के लिए कोई भी प्रपंच कर सकते हैं, कोई भी वितांडा कर सकते हैं। दे आर नॉट गुड पीपल एट ऑल। ये गंदे लोग हैं, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बार लोग आप इनसे मुक्ति पाइएगा। भाई लोगों, आप लोगों ने लगातार 2014 से आप इनको मौका दे रहे हैं।
और आपने देखा, क्या देखा आपने कि एक ज़माने में थी मिसेज इंदिरा गांधी, बांग्लादेश को तोड़ने की जब लड़ाई हुई, 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेजा, यूएसएस एंटरप्राइज भेजा, जो उस ज़माने में सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर था। मगर इंदिरा गांधी ने आँख से आँख मिला के एक बात बोली, भले 7वां बेड़ा भेजो, 8वां बेड़ा भेजो, 9वां भेजो, 10वां भेजो, पाकिस्तान थ्रेट है, इसको 2 टुकड़े करके मानेंगे, और 2 टुकड़े करके मानी। ये 56 इंच के सज्जन ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं, एक ट्वीट होता है और नरेंद्र सरेंडर। दिस इज द ये डिफरेंस है, ये इनके बीच में हमारे बीच में डिफरेंस है जो जनता को समझना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, सुनील शर्मा जी से हमने बहुत सवालों के जवाब चाहे और उन्होंने दिए भी। खास हम नगर निगम चुनाव के लिए आए थे। नगर निगम चुनाव के अंदर में इनकी पॉलिसी बिल्कुल साफ़ है, जो वार्ड का होगा और जो समाज सेवा करने वाला होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता भी होना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारत की राजनीति के अंदर में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो हुआ, बिल्कुल ऐसा ही वाक़या हमारे अलवर में भी हुआ था। अलवर में टीकाराम जूली जब मंदिर में गए तो ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल से उस मंदिर को धोकर जो है एक उसे पवित्र किया गया था, और बाद में भाजपा ने टीकाराम जूली के उस जो कांड हुआ था उसके बाद में ज्ञानदेव आहूजा को निष्कासित कर दिया। तो निश्चित तौर पर क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर वापस इस प्रकार की लगाम लगी, क्योंकि दलित वोट बैंक जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो नहीं है, उसे आकर्षित करने की बजाय उसे वापस दूर भेजने का प्रयास कर रही है। लेकिन नगर निगम चुनाव के अंदर में जिस प्रकार से सुनील शर्मा जी ने लोगों को भावुक अपील की है कि जिनका जयपुर शहर अपना होगा, जिसे जयपुर शहर को अपना चाहने वाले होंगे, वो जयपुर शहर की जनता कांग्रेस को वोट देगी। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।